हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जल में घुलनशील विटामिन कर रहे थे। उसमें हमने पहले विटामिन B1, विटामिन B2 के विषय में पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम लोग विटामिन 3 या बी कॉम्प्लेक्स का जो तीसरा नंबर का विटामिन है, विटामिन B3, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। विटामिन B3 जो है ये भी बी कॉम्प्लेक्स मतलब विटामिन बी के जितने भी विभिन्न रूप हैं उनका हिस्सा है। ये ठंडे जल में कम घुलनशील होता है और गर्म जल में सामान्य रूप से घुलनशील होता है। ताप के प्रति स्थिर होता है, मतलब कुकिंग के प्रोसेस में ये नष्ट नहीं होगा। ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, इसलिए विटामिन B3 की पूर्ति के लिए हमें नियमित रूप से विटामिन B3 युक्त आहार लेना पड़ता है। विटामिन B3 मुख्य रूप से दो रूप में होते हैं, नियासिन और नियासिनामाइड। नियासिन जो है ये हमारे शरीर के अंदर वसा और कार्बोज का जो सरल रूप है उसको सही तरह से उसके चय अपचय में, उसके प्रयोग करने में और कोशिकाओं को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। नियासिन जब शरीर में ज्यादा मात्रा में पहुंचता है तो ये नियासिनामाइड में परिवर्तित हो जाता है। और ये दोनों ही तरह के जो रूप हैं इसके विटामिन B3 के, कि दोनों ही हमारे शरीर के लिए फायदा करते हैं। इनके कार्य अगर हम देखें, नायसिन का कार्य हमारी बॉडी के अंदर, तो सबसे पहला कार्य है ये कार्बोज, वसा और प्रोटीन के चय अपचय में सहायता करता है। ये हमने देखा था कि राइबोफ्लेविन भी करता है और थायमीन भी करता है। तो उसी तरह से ये राइबोफ्लेविन के साथ मिलकर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में मदद करता है, मतलब ग्लूकोज से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया में मदद करता है और वसीय अम्ल के संश्लेषण में भी ये योगदान देता है। इसके अलावा देखा गया है कि ये नियासिनामाइड जो है ये हमारे शरीर में दो बहुत ही महत्वपूर्ण कोएंजाइम होते हैं जिन्हें NAD और NADP कहते हैं। ये NAD और NADP नामक जो कोएंजाइम है उसका मुख्य घटक जो होता है वो नियासिनामाइड होता है। और ये दोनों कोएंजाइम जो हैं ये हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की एंजाइमेटिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा? किण्व होते हैं जो कि हमारे पाचन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एंजाइम्स जो हैं इनको हिंदी में हम लोग किण्व कहते हैं। जैसे हमारे लार रस के अंदर एक एंजाइम होता है टाइलिन नाम का, जो कि हमारे शर्करा में ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, निशास्ता को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर में विभिन्न जगह एंजाइम्स की प्रक्रिया होती है और वो सारी एंजाइमेटिक प्रक्रियाएं जो हैं उनको संपन्न करने के लिए NAD और NADP की आवश्यकता होती है और इन दोनों को एंजाइम को बनाने के लिए नियासिनामाइड की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि नियासिन हमारी बॉडी के लिए कितना आवश्यक घटक है। इसके अलावा देखा गया है कि ये हमारे LDL कोलेस्ट्रॉल, बेटा कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल। LDL जैसा लग रहा है, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन लो डेंसिटी लिपिड। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है बेटा ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। क्यों हानिकारक होता है? क्योंकि जब भी हमारे रक्त के अंदर LDL का स्तर बढ़ जाता है तो ये प्लाक बनाता है। प्लाक मतलब कुछ चीज जमने लग जाती है ना। तो ये क्या करता है, हमारी जो धमनियां होती हैं, हमारी जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, उसके अंदर प्लाक के रूप में जमने लग जाता है और इस तरह से रक्त वाहिनियों का मार्ग छोटा होता जाता है, संकीर्ण होता जाता है, क्योंकि ये जमता जाता है। जैसे पानी में आप लोगों ने देखा है जम जाता है पानी के कुछ अंश, तो पाइप नल में से पानी आना कम हो जाता है, गीजर में से पानी आना कम हो जाता है। ठीक उसी तरह से इसमें भी रक्त का प्रवाह फिर अवरुद्ध होने लग जाता है और पूरी तरह से अवरुद्ध होने पर हृदयघात होने की संभावना होती है। तो ये नायसिन जो है ये LDL के स्तर को कम करता है और इसके साथ साथ HDL हाई डेंसिटी लिपिड को बढ़ाता है
हाई डेंसिटी वाले जो कोलेस्ट्रॉल, जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको बढ़ाता है। और ये जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है तो ये हमें धमनी रोग, धमनियों में जो प्लाक बन रहा है उससे बचाता है। और स्ट्रोक, मतलब स्ट्रोक कब होता है बेटा? जब रक्त वाहिनी अवरुद्ध हो जाती है तो स्ट्रोक होती है। हार्ट में हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है, तो स्ट्रोक के खतरे को ये कम करता है। साथ ही साथ ये खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर, एलडीएल को शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करता है। तो एक तरीके से ये नायसिन जो है ये हमारे हृदय रोग वगैरह में से बचाव में बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा देखा गया है कि त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ही लाभकर होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि ये जो भी एजिंग से रिलेटेड जो प्रोसेस होते हैं उनको कम करता है, जो भी एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है त्वचा में विशेष रूप से। तो ये झुर्रियों से बचाता है, स्किन की इलास्टिसिटी जो होती है, मतलब इलास्टिसिटी उसको बढ़ाता है, और लचीलापन जिसको कह सकते हैं हम लोग, हाइपर पिगमेंटेशन जैसे लोगों के धब्बे हो जाते हैं ना, काले काले से धब्बे हो जाते हैं, उससे बचाता है। इसके अलावा ये त्वचा के अंदर लाल होना या त्वचा का पीला पड़ना या बारीक बारीक जो रेखाएं हो जाती हैं उन सब से बचाने में विटामिन B3 मदद करता है। विटामिन B3 या नायसिन भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे शरीर में एनर्जी के स्तर को बनाए रखने में बहुत मदद करता है, क्योंकि ये शरीर में जो मौजूद विभिन्न खाद्य पदार्थ होते हैं उनको एनर्जी में, जैसे आपने अभी पहले पढ़ा था कि कार्बोस का ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। तो खाद्य पदार्थों से ये एनर्जी को उत्पादन कर सकता है। तो ये हमारे शरीर में एनर्जी के स्तर को बढ़ाए रखता है। और इसकी कमी से फिर क्या होगा? एनर्जी नहीं होगी तो क्या होगा? हमें थकान लगने लगती है। इसी तरह से ये ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करता है। ट्राइग्लिसराइड्स भी बेटा जो हमारे, हम जितने भी चिकने पदार्थ खाते हैं, घी, तेल, वसा वगैरह, उन सब से यह हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर बनता है। और जब ट्राइग्लिसराइड का स्तर आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो हमारे शरीर में हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब वही कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ जाएंगे तो संभावना बढ़ जाएगी। तो ये ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इसके अलावा भी बहुत से अध्ययनों में देखा गया है कि विटामिन B3 हमारे मस्तिष्क रोग से बचाने में मदद करता है, गठिया, जोड़ों का जो दर्द होता है। इसके अलावा देखा गया है कि गर्भपात के खतरे को कम करता है, भ्रूण में होने वाले बर्थ डिफेक्ट्स, मतलब जन्मजात जो विकार होते हैं उनसे बचाता है, इन सब की संभावनाओं को कम करता है। मतलब ऐसी कोई भी बीमारी होती है या ऐसा कोई रिस्क दिखता है डॉक्टर को, तो वो विटामिन B3 उस सप्लीमेंट मरीज को देते हैं। पर बच्चों ध्यान रखना, अपनी इच्छा से कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसकी अधिकता भी घातक होती है, या मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। तो चिकित्सक के परामर्श से ही इसे लेना चाहिए, अदरवाइज जो अपन आहार में ले रहे हैं वो हमारे लिए पर्याप्त होता है। इसके अलावा देखा गया है कि पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए भी राइबोफ्लेविन मतलब विटामिन B2 और विटामिन B1 के साथ मिलकर कार्य करता है। मतलब इन तीनों की उपस्थिति से ही हमारा पाचन तंत्र सही ढंग से कार्य कर सकता है। अब हम देखेंगे, जैसे देख रहे हैं अभी तक सारे न्यूट्रिएंट्स का, कि अगर इसकी शरीर में कमी हो जाए तो उसका कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या होता है। तो कारण में हम देखें तो यह है कि अगर हमारे आहार में हम ऐसे आहार को शामिल ही ना करें जो हमारे इसके खाद्य स्रोत हैं, उनको अगर शामिल ना करें तो हो सकता है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, व्यक्ति कहीं ट्रैप हो गया, कहीं लंबी यात्रा पे निकल गया, कहीं फंस गया, इसलिए उसको उचित ढंग से आहार नहीं मिल पा रहा है, तब ऐसा होता है। इसके अलावा प्रोटीन युक्त आहार की कमी होती है, उसमें भी देखा है कि तब भी देखा गया है कि विटामिन B3 की कमी हो जाती है। जो व्यक्ति मद्यपान करता है उनमें देखा गया है धीमी गति से बढ़ने वाले ट्यूमर क्या होता है बेटा? गांठ, जिसको अपन आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कार्सिनोइड ट्यूमर्स, मतलब जो कैंसर वाले ट्यूमर्स होते हैं, उनकी वजह से भी इसमें इसकी कमी देखी गई है शरीर में। कुछ तरह खास तरह की दवाइयों के साइड इफेक्ट के रूप में भी देखा गया है कि उनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर विटामिन B3 की कमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त मेल एब्जॉर्प्टिव डिसऑर्डर्स, मतलब जब एब्जॉर्प्शन पूरा प्रॉपर ढंग से, अवशोषण, हमारे पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं हो पाता, जैसे कि क्रोनिक डायरिया। क्रोनिक डायरिया आप लोग जानते हैं दस्त को कहते हैं। क्रोनिक का मतलब है निरंतर, बहुत लंबे समय तक अगर ये समस्या बनी रहे तो उसको कहते हैं क्रोनिक डायरिया। और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज,
इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज क्या होती है बेटा? बाउल से रिलेटेड हो गया, अपनी आंत वगैरह, मतलब हमारे पाचन तंत्र से संबंधित आंत, बड़ी आंत को हम बाउल कहते हैं। और उसके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, मतलब सूजन आ जाए, तो उस रोग के कारण भी ये इसकी कमी हो सकती है। अब हम इसका प्रभाव देखेंगे। तो अगर इसकी कमी होती है तो शरीर के अंदर पेलाग्रा नाम का रोग हो जाता है। इसीलिए कई बार इसको नायासिन को हम पेलाग्रा अवॉइड करने वाला विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से जो प्रभाव होता है, जो रोग होते हैं, उन्हें 3D के माध्यम से हम पहचान सकते हैं। वो है, याद रख सकते हैं, डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया। डायरिया का अर्थ है दस्त, तो मतलब हमारे पाचन तंत्र में समस्याएं हो जाती हैं, व्यक्ति को निरंतर इसको अतिसार भी बोलते हैं हम लोग। इसमें विकार होने से होठ फट जाते हैं, होठ की श्लेष्मिक कला क्षीण हो जाती है, मुंह पूरी तरह से खुल नहीं पाता, जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, जीभ का रंग बदलकर गहरा लाल हो जाता है और गहरी गहरी दरारें पड़ जाती है, जिससे भोजन को खाने, चबाने और निगलने में कठिनाई होती है। और इसकी वजह से निर्बलता, कमजोरी, थकान, चक्कर आना, जी घबराना आदि अलग समस्याएं हो जाती हैं। कभी कभी उल्टी भी हो सकती है। पेट में निरंतर दर्द रहता है और दिन में कम से कम 7-8 बार दस्त होने लगते हैं और रक्त के साथ साथ मल आने लगता है और दस्त के साथ साथ रक्त और श्लेष्मा भी निकलने लगता है। तो ये सामान्य ढंग का डायरिया नहीं होता, बहुत ज्यादा विकट वाला होता है। दूसरा है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस जो होता है, डर्मिस जहां भी आ जाता है, समझ जाइए आप, ये त्वचा से संबंधित है। तो त्वचा का रोग हो जाता है, चर्म रोग हो जाता है, हमारी स्किन के ऊपर लाल हो जाती है, त्वचा लाल हो जाती है, सूजन हो जाती है और खिंची खिंची सी महसूस होने लगती है, खुजली होने लगती है, जलन होने लगती है, त्वचा लाल हो जाती है, पपड़ी जमने लग जाती है, कठोर और खुरदुरी हो जाती है और झुर्री पड़ने लग जाती है और घाव भी हो सकते हैं। और जो तीसरा है डिमेंशिया। डिमेंशिया को अगर आम बोलचाल की भाषा में बोलें तो व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसे पागलपन कह सकते हैं, व्यक्ति अपने बारे में निर्णय नहीं ले सकता और इसका बहुत, जो व्यक्ति हमेशा टेंशन में रहता है, तनावग्रस्त रहता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है, खुद से बातें करने लग जाता है, आत्महत्या की प्रवृत्ति आने लगती है, बेहोशी के दौरे पड़ने लगते हैं और मल मूत्र विसर्जन वगैरह का भी उसे ध्यान नहीं रहता। तो इसे आम बोलचाल में कहते हैं कि पागलपन कहा दोनों। और इनका अगर सही समय पर इलाज ना हो तो व्यक्ति की इससे चौथा डी हो जाएगा, मतलब डेथ हो सकती है। और सामान्य इसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं वो है कमजोरी, दस्त, पेट में दर्द, भूख में कमी, पपड़ीदार त्वचा और भ्रम की स्थिति। तो ये सारी समस्याएं इसमें देखी गई हैं इसकी कमी होने की वजह से। अब अगर विटामिन B3 आवश्यकता से अधिक लिए, अगर हम सामान्य आहार लेंगे तो इसकी अधिकता कभी भी नहीं होगी। अधिकता कब होती है बच्चों? जब सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, कोई दवाइयों के माध्यम से इसको लिया जाता है और इसको अधिक मात्रा में लेने में भी ये हानिकारक होता है। इससे लिवर से संबंधित, लिवर जो हमारी शरीर की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, जो कि हमारे शरीर को सही ढंग से कार्य करने के लिए, सुचारू कार्य करने के लिए आवश्यक है, उसमें समस्या हो जाती है। दूसरा, गाउट की समस्या देखी गई है। गाउट क्या है बेटा? गठिया का ही एक रूप होता है, आर्थराइटिस होता है। इसके अंदर जो जोड़ होती है उसके अंदर यूरिक एसिड जमा हो जाता है, उस जगह से जोड़ जो होती है, जैसे अपना एड़ी के पास जो टखना होता है, टखने का जोड़ में सबसे पहले देखी जाती है समस्या। वो जोड़ बिल्कुल अकड़ जाता है, लाल हो जाता है, सूजन हो जाती है और व्यक्ति बिल्कुल हिलने डुलने के लायक भी नहीं रहता। पेट में गैस बहुत बनने लग जाती है, हाई ब्लड शुगर देखी गई है। अल्सर, अल्सर क्या होता है बच्चों? पेट की त्वचा के अंदर घाव हो जाना अल्सर कहलाता है। अल्सर की समस्या हो सकती है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, सिर चकराना, सिर दर्द, त्वचा लाल होना, जलन। ये सब क्यों होता है? त्वचा लाल कब होती है? जब त्वचा के अंदर जो हमारी रक्त वाहिकाएं होती हैं वो फैल जाती हैं, विस्फारित हो जाती हैं, तो उसकी वजह से ये त्वचा लाल हो जाती है, उसमें जलन होती है और व्यक्ति बहुत बेचैन हो जाता है। अब विटामिन B3 के खाद्य स्रोत कौन कौन से हैं? ये देखिए बच्चों, मैंने आपको चित्र के माध्यम से भी दिखाया है कि कौन कौन से खाद्य स्रोत हैं, जिससे आपको थोड़ा याद रह जाए। उसके अलावा मैंने पूरी आपको लिस्ट दे रखी है। अंडा है, सूखा खमीर है, चावल, मछली, दूध वगैरह इत्यादि इत्यादि। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट कर लीजिए किस किस में हमारे खाद्य स्रोत होते हैं।
और इसकी दैनिक आवश्यकता कितनी होती है, ये मैंने फिर आपको आईसीएमआर के दिया गया चार्ट को शेयर किया है, जो मैंने आपको फर्स्ट विटामिन से संबंधित चैप्टर में भी किया था। उसमें से मैंने इसमें केवल आपको नियासिन या विटामिन B3 की कितनी आवश्यकता होती है मिलीग्राम में दे रखा है। ये देखिए दे रखी है नवजात शिशु को कितनी आवश्यकता होती है, 6 माह तक कितनी होती है, 6 से 12 माह। ये भी आप यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर ये मात्रा को नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए, एग्जाम में ये आ सकता है। तो बच्चों विटामिन B3 के बारे में आज इतना ही पर्याप्त है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग ये वीडियो देखिए, वीडियो के साथ में जो मैं आपको PDF भेज रही हूँ उसको पढ़िए, इसको समझिए। कोई समस्या हो, कुछ समझ ना आए तो आप मेरे WhatsApp नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगी सप्ताह अंत में, उस असाइनमेंट को करिए और उसकी फोटो खींचकर मुझे भेज दीजिए, जिससे मुझे समझ आ जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है अथवा नहीं। कोई समस्या हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद में आप नीचे बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी आप लोगों को तुरंत पता चल जाएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और अपना क्लास और सेक्शन जरूर से लिख दीजिए, जिससे हम आपकी अटेंडेंस मार्क कर सकें। और अगली क्लास में हम नेक्स्ट विटामिन, जल में घुलनशील अग्नि विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, बाय।